हेलो फ्रेंड, जो ज्ञान बिंदु द्वारा बिहार द्रोह को लेकर होमवर्क से चलाया जा रहा है, सेट नंबर 7 है। टाइम वेस्ट नहीं करते थे, सही चलते फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रही है, 25वां आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 2025 में 25वां आईफा अवार्ड का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार किसे दिया गया, तो दिया गया है किरण राव को दिया गया है। और ऑप्शन देख लेते हैं। राकेश रंजन है, राकेश रंजन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। राकेश रंजन को क्या दिया गया है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। राम संपत है, इनको दिया गया बेस्ट गीतकार का अवार्ड दिया गया है। इनका जो सॉन्ग का नाम क्या है, सजनी रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टाइफून यागी से प्रभावित वियतनाम, म्यांमार, लाओस को सहायता प्रदान करने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। यदि दक्षिण चीन सागर का देश की सब है, दक्षिण चीन सागर देश के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन सद्भाव। राइट ऑप्शन ऑपरेशन सी, ऑपरेशन सद्भाव। इसका सारा ऑपरेशन था वो पिछले सेट में बता दिया है, सेट नंबर 6 में। नेक्स्ट देखेंगे। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में युवा आइकन और दिव्यांग आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया गया। युवा आइकन और दिव्यांग आइकन, तो आयुष्मान खुराना और शीतल देवी को दिव्यांग आइकन नियुक्त किया गया है, युवा आइकन किया गया, आयुष्मान खुराना को किया गया है। राष्ट्रीय आइकन की बात करेंगे तो राष्ट्रीय आइकन किसे नियुक्त किया गया, तो सचिन तेंदुलकर को किया गया है। किसे किया गया है, राष्ट्रीय आइकन सचिन तेंदुलकर को किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 18वीं लोकसभा 2024 के तहत लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी बहुमत दल के नेता रहे। उन्होंने किस तिथि को प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था। ये पद ग्रहण किए तो कब किए थे, 9 जून 2024 को। राइट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे। मिलान करना है, जो राष्ट्रपति देवा उधर कौन सा देश का दिया हुआ उत्तर दे रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, रानीला विक्रमसिंघे। बांग्लादेश की पीएम कौन है, तो शेख हसीना। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ये कौन है, प्रवीण जगन्नाथ है। सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजीत डोभाल। नेक्स्ट देखेंगे। चुनाव आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल राष्ट्रीय पार्टियां कितनी है। राष्ट्रीय पार्टियां कितनी है, तो कुल राष्ट्रीय पार्टियां और 6 है। राष्ट्रीय पार्टियां कुल कितनी है, 6 है। एक कौन सा है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एलएनपी नेशनल पीपुल पार्टीज। कौन कांग्रेस हो जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन है, आम आदमी पार्टी। एनपीपी नेशनल पीपुल पार्टीज, बीएसपी और मार्क्सवादी है। बीजेपी का स्थापना 1980 में हुआ था, कांग्रेस का 1885, आम आदमी पार्टी का 2012, एलएनपी का 2013, बीएसपी का 1984, मार्क्सवादी का 1964। कुल राष्ट्रीय पार्टी कितनी है, तो 6 है। नेक्स्ट देखेंगे। 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ किस राज्य में विधानसभा चुनाव आयोजित नहीं हुए थे। यानी अभी देखते हैं 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके साथ 4 राज्य थे, उसके साथ में चुनाव हुआ था। इसमें कौन सा था जिसका चुनाव नहीं हुआ था, तो साथ में नहीं हुआ था, वो यूपी का नहीं हुआ था। लेकिन चारों किसका हुआ था चुनाव साथ में, तो एक तो अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, एक आंध्र प्रदेश राज्य है, उसका साथ ही हुआ था। यानी चारों के साथ में हुआ था 18वीं लोकसभा चुनाव। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश था, उड़ीसा था, सिक्किम था और एक आंध्र प्रदेश। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। यात्रा और पर्यटन सूचकांक किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच, राइट ऑप्शन होगा ए, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। अगर इसका देखेंगे स्थापना कब हुआ था, तो विश्व आर्थिक मंच का स्थापना हुआ था 1971 में हुआ था। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में किया गया था। अगर इसका हेड क्वार्टर पूछेंगे तो स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद देखेंगे कौन सा है, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 को। इसका 1995 को हुआ था। और WHO की स्थापना को 7 अप्रैल 1948 का हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। इब्राहिम रईसी, जिनका हाल ही में हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई, इनका संबंध किस देश से। तो इब्राहिम रईसी का संबंध है वो ईरान से है। राइट ऑप्शन नंबर सी, इनका संबंध ईरान से।
अगर ईरान से और कुछ देखते हैं तो ईरान शहर में एक रामसर शहर है जिसका सम्मेलन हुआ था 1971 में, जिसको आर्द्र भूमि सम्मेलन भी कहा जाता है। और देखेंगे जो ईरान में एक चबहार पोर्ट है, चबहार पोर्ट पे पहले भारत उसको विकसित कर रहा था, अब लेकिन इसका चबहार पोर्ट है उसमें अब भारत, ईरान और चीन को भी शामिल कर लिया गया। इसमें 3 देश है, भारत, चीन, ईरान। पाकिस्तान से जानबूझ करते ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। भारत सरकार द्वारा आगामी वर्षों में नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य कब तक रखा गया? इन भारत द्वारा नेट कार्बन जीरो का लक्ष्य रखा गया और कब तक रखा गया? तो रखा गया 2070 तक नेट कार्बन जीरो रखा गया। अगर देखेंगे और क्या क्या रखा गया, विकसित भारत का लक्ष्य 2047 रखा गया है। एनीमिया मुक्ति कब रखा गया कि एनीमिया से मुक्ति हो जाएगा? 2030 में रखा गया। टीबी मुक्ति 2025 ही है। मलेरिया मुक्ति 2030 है। 5 ट्रिलियन बोला गया कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा भारत को, कब हो जाएगा? 2025 में। गगनयान कब भेजा जाएगा? तो 2026 के अंत तक भेजा जाएगा। गगनयान 2026 के अंत तक। चंद्रयान 4 कब होगा? 2027 में लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 4। तो पहले एक बार फिर से देख लीजिएगा। 2070 में बोला गया है कि 2070 तक नेट कार्बन जीरो कर देंगे। विकसित भारत का लक्ष्य 2047 रखा गया। एनीमिया से मुक्ति रखा गया 2030। मलेरिया से मुक्ति 2030 ही रखा गया। टीबी से मुक्ति 2025 रखा गया। 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक है वो 2025 का लक्ष्य रखा गया। गगनयान 2026 के अंत तक भेजा जाएगा। चंद्रयान 4 2027 रखा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में पेट्रियार्क बार्थोलोम्यू ने टेम्पलेटन पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान में दिया जाता है? टेम्पलेटन पुरस्कार है वो धर्म के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट ऑप्शन नंबर ए, धर्म के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्चा में शीर्ष देश कौन सा है? तो सैन्य खर्चा फर्स्ट पर कौन सा है? अमेरिका सबसे ज़्यादा करता है। दूसरा कौन करता है? चीन। तीसरा रूस। चौथा भारत करता है। और भारत है जो सर्वाधिक बजट खर्च करता है किस मत पे? तो रक्षा मत पे ही सबसे ज़्यादा खर्च करता है। यानी फर्स्ट पे कौन सा है? अमेरिका। सेकंड पे कौन सा है? चीन। थर्ड पे कौन सा है? रूस। और फोर्थ पे कौन सा है? भारत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 18वें सत्र में अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 18वें सत्र के रूप में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है डेनिस फ्रांसिस को नियुक्त किया गया। किनको नियुक्त किया गया? डेनिस फ्रांसिस को नियुक्त किया। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर 79 को सोचेंगे 79 सत्र के लिए किन्हें नियुक्त किया गया? तो किलेमांगो यांग को नियुक्त किया गया। किलेमांगो यांग को नियुक्त किया गया है। अगर देखेंगे नाटो देख लेते हैं। नाटो का अध्यक्ष है ये जो कौन है? ये मार्क रूटे हैं। नाटो का स्थापना 1949 ईस्वी को हुआ था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। 82वां गोल्डन पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जो 82वां गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो इंडियन ब्रॉन्डी को दिया गया। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ब्रॉन्डी को दिया गया। इनका फिल्म क्या है? द ब्रूट लिस्ट है। इनका फिल्म का नाम क्या है? द ब्रूट लिस्ट है। अगर एक्टर्स का पूछेगा फर्नांडा टोरेस को दिया गया। फर्नांडा टोरेस को दिया गया एक्टर्स का अवार्ड। फर्नांडा टोरेस है उसको एक्टर्स का अवार्ड दिया गया। निर्देशक से बोल रहे तो ब्रैडी कार्पनेट। इनको देखेंगे तो निर्देशक का अवार्ड दिया गया। किसको? ब्रैडी कार्पनेट को दिया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाली संस्था लोकपाल का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? यानी लोकपाल का अध्यक्ष है और किन्हें नियुक्त किया गया था? जय माणिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया। जय माणिकराव खानविलकर को नियुक्त किया। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर लोकपाल की बात करते तो लोकपाल का प्रथम विधेयक आया था 1968 में आया था, चौथी लोकसभा में। तो 1968 में आया था तो लोकपाल बिल पास नहीं हुआ क्योंकि बीच में विघटन हो गया था लोकसभा का, इसी कारण। तो दूसरी बार जो लाया गया है वो 2013 में लाया गया था, जो पारित 2014 में होता है। और अगर पूछेगा तो ये तो हो गया लोकपाल, तो हो गया किस में? सेंट्रल लेवल पे। लेकिन स्टेट में लोकायुक्त होता है। लेकिन लोकायुक्त शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र सबसे पहले लोकायुक्त नियुक्त किया था। लोकायुक्त सबसे पहले कौन सा राज्य नियुक्त किया गया? तो महाराष्ट्र नियुक्त किया था। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन SCO का 24वां सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? जो 24वां सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? कजाकिस्तान में हुआ था। कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। राइट ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था।
एससीओ की स्थापना है वो 2001 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। एससीओ का जो स्थापना है 2001 में होता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में। अब पूछेगा भारत कब शामिल हुआ था? 2017 में। भारत पाकिस्तान एक साथ शामिल हुआ था, 2017 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया है? तो जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है जेड सुरंग का। अगर वर्टिकल रेलवे ब्रिज बोलेगा तो रामेश्वरम में किया गया 2 किलोमीटर के लिए। सेला सुरंग कहाँ? अरुणाचल प्रदेश और असम में। अगर सुदर्शन ब्रिज पूछेगा तो गुजरात, जो द्वारका को ओखा से जोड़ेगा। सुदर्शन ब्रिज कहाँ है? गुजरात में, जो द्वारका को ओखा जोड़ेगा। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश को असम से जोड़ेगा। और वर्टिकल रेलवे ब्रिज है रामेश्वरम 2 किलोमीटर। और जेड सुरंग जम्मू कश्मीर में उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, दुनिया किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनने के उद्देश्य में दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया है? तो ये जलवायु मिशन है किसने शुरू किया है? तो इंदौर ने शुरू किया है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर ने शुरू किया है। किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनने के उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया है? तो इंदौर ने शुरू किया है। अगर इंदौर के बारे में और देखेंगे तो वाटर प्लस सिटी कौन है? इंदौर ही है। और स्वच्छता टॉप में यानी 7वीं बार टॉप में रहा है, टॉप लिस्ट में कौन है? इंदौर ही है सबसे, 7 वर्ष से लगातार टॉप इंदौर ही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, जनवरी 2025 में भारत के किन शहरों को आर्द्रभूमि शहरों की वैश्विक सूची में शामिल किया गया? तो किससे किया गया? इंदौर और उदयपुर को किया गया है। इंदौर और उदयपुर को शामिल किया गया हाल ही में वैश्विक सूची में, आर्द्र वैश्विक शहर में शामिल किया गया है। और इसका तो पिछली सेट में भी आया था। तो भारत में कितनी संख्या है इसका भी? तो 89 है। और सबसे अधिक इसमें तमिलनाडु में है और जो 20 है तमिलनाडु राज्य में, जिसका संख्या 20 है। अगर बिहार में पूछा कि बिहार में इसकी संख्या कितनी है, तो बिहार राज्य में 3 है, जिसमें कांवर झील बेगूसराय में, नागी और नकटी जमुई में। 3 है, कांवर झील, नागी, नकटी। नागी भी जमुई में, अब नकटी भी, और जो कांवर झील है वो बेगूसराय में। यानी बिहार में आर्द्रभूमि कितना है? 3 है। कौन कौन है? कांवर झील, नागी और नकटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 21। क्वेश्चन नंबर 19-20, क्वेश्चन 20 सेम ही हो गया, वो ये जगह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, किस भारतीय राजा को वर्ष 1999 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था? तो हार का सामना किससे करना पड़ा था? तो टीपू सुल्तान को। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान का मृत्यु ही हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अगर पूछेगा इस समय जो गवर्नर जनरल कौन था, तो बेलीजली था। और इसको पूछेगा डिंगुली, हैदर अली से देख लेते हैं, हैदर अली। तो डिंगुली आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण किसने कराया था? तो हैदर अली ने किया था। डिंडीगुल आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण किसने कराया था? तो हैदर अली ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, टीपू सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी टीपू सुल्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। टीपू सुल्तान ने 1782 में अपने पिता के हैदर अली को मैसूर का शासक के रूप में उत्तराधिकारी बनाया था। जब दूसरा युद्ध हो रहा था, आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में, तो 82 में ही उनके पिता हैदर अली की मृत्यु हो जाता है। उसी बीच युद्ध में ही वो अपने आप को सुल्तान घोषित कर लेता है। कौन? टीपू सुल्तान। अगर नहीं घोषित करता तो उसमें क्या होता है? प्रजा सब भाग जाता है। यानी सही है, उसमें घोषित खुद का राजा कर लेता है। मैसूर के तालाबा तट के साथ प्रमुख व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया, जिसमें काली मिर्च और इलायची जैसे मसालों का निर्यात शामिल था। ये भी सही है। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी के साथ गठबंधन किया और उसने समर्थन ने अपनी सेना को आधुनिकीकरण किया। ये भी टीपू सुल्तान था जो नेपोलियन से प्रभावित था और ये अपने आप को नागरिक टीपू कहता था। और जब वहाँ संगठन किया था अपने नाम को नागरिक टीपू बोला था। यानी तीनों कथन सही है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस भारतीय शासक ने श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था? तो श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगाया था? तो ये लगाया था टीपू सुल्तान ने। राइट ऑप्शन क्वेश्चन हो जाएगा डी। ये किसने लगाया था? टीपू सुल्तान ने लगाया था श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ द लिबर्टी। अगर त्रावणकोर पर आक्रमण किसने किया था? त्रावणकोर बनाया किसने था? त्रावणकोर जो बनाया था BEC कंपनी द्वारा बनाया गया था, जो उसमें हैदर अली ने इसमें आक्रमण किया था। हैदर अली आक्रमण किया था ना, जिसको केरल में था, जिसमें वहाँ नहीं टीपू सुल्तान ने शायद किया था। टीपू सुल्तान आक्रमण किया था। जो वहाँ पे वो क्षेत्र किसका था? तो अंग्रेज़ों का था। उसमें जो हिंदू
बहुल क्षेत्र था, वहाँ पे उन्होंने कहा क्या कि मुसलमान को परिवर्तित करने लगा, धर्म परिवर्तन करने लगा। इसीलिए जो अंग्रेज था वो गुस्सा हो गया था कि मेरे राज्य में तुम धर्म परिवर्तन कराने वाले कौन हो, यही था। नेक्स्ट देखेंगे, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1780 से 1784 के बीच लड़ा गया था। 1780-84 के बीच में इसी युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और टीपू सुल्तान शासक बनते हैं। अगर पहला युद्ध बोलते हैं कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1767 से 69 के बीच होता है। दूसरा क्या होता है 80 से 84 के बीच में। तीसरा क्या होता है 1790 से लेकर 92 के बीच में होता है। और 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, हत्या कर देता है चौथा युद्ध में। जो पहला जो था आंग्ल मैसूर युद्ध वो मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त होता है। दूसरा समाप्त किसके द्वारा होता है? मंगलोर की संधि के द्वारा। तीसरा किसके द्वारा? श्रीरंगपट्टनम के द्वारा। और चौथा जो 1799 में होता है उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु की होती है। संधि करने की कोई जरूरी नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, टीपू सुल्तान के शासन के दौरान उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? ये टीपू सुल्तान शासक थे उस समय, जो मैसूर की राजधानी थी वो कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम में थी। टीपू सुल्तान के समय शासन के दौरान उनकी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। नेक्स्ट देखेंगे, मंगलोर की संधि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच में हस्ताक्षरित की गई थी। ये मंगलोर की संधि थी। मंगलोर की संधि हुई कब थी? मंगलोर की संधि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। तो ये पूछ रहा कब हुई थी, संपन्न कब की गई थी? तो दूसरा आंग्ल मैसूर समाप्त कब हुआ था? 84 में, 1784। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1784 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, टीपू निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श से प्रेरित था? यानी फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था। तो कौन सा प्रेरित था? तो टीपू सुल्तान ही प्रेरित था ना। कौन था? टीपू सुल्तान। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। विचार किनका था? नेपोलियन के विचार से ज़्यादा प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई? तो दूसरा में हो गया था, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक कब बने थे? तो शासक कब बने थे? तो युद्ध के बीच में बन गए थे ना। 1700 दूसरा जब आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था 1780-84 के बीच, तो 2 साल के बाद उनके पिता का मृत्यु हो जाता है युद्ध में, तो उस बीच में ही शासक बन जाते हैं 1782 ईस्वी में। कौन? टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्ल मैसूर का समाप्त हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर कब हुआ था? 1780 से 84 के बीच में। संधि कौन सा होता? मंगलोर की संधि। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम आंग्ल मैसूर 1767-69 के बीच लड़ा गया था। तो किसके बीच लड़ा गया था? तो हैदर अली और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था। राइट ऑप्शन कौन होगा? हैदर अली और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, जैकोबिन क्लब के सदस्य बनने के बाद टीपू सुल्तान ने अपने आप को क्या कहने का आदेश दिया था? तो नागरिक टीपू बोला था। क्या बोला था? नागरिक टीपू। जैकोबिन क्लब के नागरिक सदस्यता लेने के बाद टीपू सुल्तान ने अपने आप को क्या कहने के लिए? नागरिक टीपू बोला था। नेक्स्ट देखेंगे, किस आंग्ल मैसूर युद्ध और कौन से वर्ष में टीपू सुल्तान की हत्या की गई थी? तो चौथा 1799। राइट ऑप्शन नंबर सी, चौथा युद्ध था 1799 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ने प्लासी के युद्ध 1757 में अंग्रेज कंपनी का नेतृत्व किया था? तो अंग्रेज कंपनी का नेतृत्व किसके दिया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट क्लाइव में। इसमें बोला था रॉबर्ट क्लाइव का गद्दार किसे कहा था? इसमें गद्दारी कौन किया था? तो मीर जाफर किया था। जो इस 1757 था इसमें गद्दारी कौन किया था? मीर जाफर से मिल रहा था। मीर जाफर को बोला जाता है गिद्दड़ बोला जाता है। किसका गिद्दड़? रॉबर्ट क्लाइव का गिद्दड़ किसे बोलता है? मीर जाफर को। मीर जाफर को बना दिया जाता है वहाँ का सूबेदार। उसके बाद मीर जाफर से डर रहता है कि जब ये अपना शासक का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। रॉबर्ट क्लाइव को डर रहता है कि मीर जाफर जब अपना अति का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। इसलिए मीर जाफर को हटा के मीर जाफर के दामाद को बना देता है मीर कासिम को। मीर कासिम है जो बंगाल की राजधानी रहती है वो चेंज कर देता है मुंगेर कर देता है। इसके बाद जो मीर कासिम को हटाकर फिर मीर जाफर को ही बना देता है अंग्रेज। इसका एक कहानी रहता है प्लासी के युद्ध में उस टाइम का, प्लासी का युद्ध। उसके बाद फिर बक्सर के युद्ध होता है 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न कौन सा युग ढंग से सम्मिलित नहीं है? यानी कौन सा युग है जो सही ढंग से सम्मिलित नहीं है? इसका देखेंगे, हेक्टर मुंडा बक्सर का युद्ध सही है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध ये भी सही है। लॉर्ड वेलेस्ली चौथा आंग्ल मैसूर। लॉर्ड कॉर्नवालिस तीसरा आंग्ल मैसूर। नहीं, हेस्टिंग था, लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं था। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध में कौन था?
तो हेस्टिंग था। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर हैदर अली पराजित हुआ, कौन सा सुमेलित है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर में हैदर अली पराजित हुआ था, नहीं ना, पराजित नहीं हुआ था, इसलिए तो संधि करना पड़ा था। कौन सा संधि हुआ था, मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर हैदर अली ने अंग्रेज को हराया, हैदर अली ने हराया कहाँ, इसका तो मृत्यु हुआ था 82 में हो गया था, यानी ये भी गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान ने युद्ध जीता और अपना क्षेत्र ब्रिटिश को नहीं सौंपा, नहीं, ऐसा नहीं था, ये भी गलत है। चौथा आंग्ल मैसूर, टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध के दौरान ही मारा गया, ये सही है। चौथा आंग्ल मैसूर में वो क्या हुआ, पराजित हुआ और उसी में युद्ध में के दौरान ही मारा गया था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 36 का। नेक्स्ट पढ़ेंगे, बंगाल का कौन सा शासक ब्लैक होल प्रकरण से जुड़ा था जिसमें 146 कैदियों में से 30 ही जीवित बचे थे, यानी कौन थे जो जुड़े हुए थे, सिराजुद्दौला दौला थे, सिराजुद्दौला। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समक्ष अपना शासन कब सौंपा था, यानी इसमें ऑप्शन देखेंगे कब सौंपा था ईस्ट इंडिया कंपनी के समक्ष। प्लासी का युद्ध है, उसके बाद बक्सर के युद्ध में सौंपा था, यानी प्लासी का युद्ध इसमें दिया हुआ है। राइट ऑप्शन के अनुसार सी हो जाएगा, प्लासी का युद्ध 1757 में। नेक्स्ट पढ़ेंगे, अलवर्दी खां के 50 सिराजुद्दौला किस वर्ष बंगाल के नवाब बने थे। अलवर्दी खां के बाद 50 सिराजुद्दौला किस वर्ष बंगाल के नवाब बने थे, तो 1756 में बने थे। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से बंगाल के गठन में किसका महत्वपूर्ण भूमिका थी, यदि बंगाल के गठन में किसका महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो मुर्शिद कुली खां का प्रमुख था दीवान। जो दीवान बनाया गया था, जो कैपिटल था मुर्शिदाबाद बनाया गया था, ये दीवान किसके थे, तो औरंगजेब के दीवान थे मुर्शिद कुली खां। इनने अंग्रेज ने इसको बोला था, औरंगजेब ने, किसने बोला था, औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को। राजधानी कहाँ बनाए थे, मुर्शिदाबाद में बनाए थे। नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 के, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी, निम्नलिखित में किसे मुगल सम्राट द्वारा बुरहान उल मुल्क का उपाधि दिया गया था, तो किसे दिया गया था, शहादत अली खां को दिया गया था। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर है शहादत अली खां। शहादत अली खां थे किसका अति राजा थे, अवध की स्थापना किए थे। अवध के अंतिम राजा देखा जाए तो कौन था, वाजिद अली शाह थे। कौन, वाजिद अली शाह, यानी जो शहादत अली खां हैं ये अवध की स्थापना किए थे, और जो अवध आज के अंतिम शासक थे वो वाजिद अली शाह थे। नेक्स्ट देखेंगे, हेनरी लुइस विलियम डेरोजियो निम्न में से किससे संबंधित थे। जो हेनरी लुइस विलियम डेरोजियो थे निम्न से किससे संबंधित थे, तो संबंधित थे किनसे, युवा बंगाल से संबंधित थे। युवा बंगाल की स्थापना अति आंदोलन हुआ था, कब हुआ था, 1826। युवा बंगाल वाला किया था 1826 था। एशियाटिक सोसाइटी जानते हैं 1784 में स्थापित होता है। एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापना होता है। जो कौन करते हैं, विलियम जोन्स, यही विलियम जोन्स थे ना, जो उनके द्वारा लिखा अफगान शकुंतलम लिखा गया था। अफगान शकुंतलम को अंग्रेजी में अनुवाद करता है अभिज्ञान शकुंतलम को। इसे सोसाइटी जितना भी हिंदी टेक्स्ट था इस संस्कृत उसको अंग्रेजी में अनुवाद कराने के लिए गया था, 1784 में किया गया था विलियम जोन्स द्वारा। नेक्स्ट देखिए, बंगाल के निम्नलिखित नवाबों में से किसने अपनी राजधानी को ढाका बांग्लादेश से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था, यानी कौन थे जो अपनी राजधानी थे वो ट्रांसफ़र कर दिए, ढाका बांग्लादेश से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिए थे, वो किसने किए थे, तो मुर्शिद कुली खान ने किए थे। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए होगा, मुर्शिद कुली खान ने किए थे। नेक्स्ट देखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार किया था। जी उड़ीसा बिहार दीवानी जो किया था वो कब किया, 1765 में। राइट ऑप्शन नंबर बी 1765 में किए थे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कथन है वो दिया हुआ उस पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। पानीपत की तीसरी युद्ध में अहमद शाह अब्दाली और इब्राहिम लोदी, तृतीय में इब्राहिम लोदी नहीं था, मराठा के बीच लड़ा गया था, ये तो किसी गलत हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, तृतीय आंग्ल मैसूर में मृत्यु नहीं थी, चौथा में हुआ, ये भी गलत है। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचे थे, सही बात है, अंग्रेजों के षड्यंत्र रचा था। ये राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर केवल 3। नेक्स्ट पढ़ेंगे, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था, यानी प्रमुख प्रतिफल था वो क्या था, तो क्या था, बंगालों के नाव पर ब्रिटिश प्रभुत्व में वृद्धि हो गया था। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है। इस वर्ष 1765 में हस्ताक्षर किए गए थे, 1765 में हस्ताक्षर सही है।
मुगल सम्राट ने एक प्रमाण के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवानी से औपचारिक रूप से अनुमति दिए थे। यानी सही बात है, एक प्रमाण के द्वारा उसको अनुमति दे दिया गया था। 50 लाख रुपये में भुगतान पर अवध इसके नवाब को लौटा दिया गया। ये भी सही है। बनारस तथा आपस का इलाका अवध से अलग कर दिया गया था। शाह आलम द्वितीय को सौंप गया था। नहीं, ये गलत है। राइट ऑप्शन नंबर डी है जो गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रभावित किया था? यानी ब्रिटिश कौन सा युद्ध था ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रभावित किया था? इसमें से कौन सा युद्ध था? इसका राइट ऑप्शन होगा प्लासी के 1757 से ही इसका ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया था। प्रारंभ बोल रहा है ना, प्रारंभ बोलेगा तो प्रारंभ तो हो गया 1757 से ही, प्लासी का युद्ध से ही। नेक्स्ट पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुख भरी रात कहा है? यानी किसने कहा दुख भरी रात? प्लासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुख भरी रात कहा है। तो कहने वाले कौन थे? तो कहने वाले थे नवीन चंद्र सेन थे। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, नवीन चंद्र सेन थे जिन्होंने बोला था एक अस्थायी दुख भरी रात है। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किसने किया था? तो मीर कासिम ने किया था। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर टी, जो इनके दामाद थे, मीर जाफर के दामाद था। कौन? मीर कासिम। नेक्स्ट देखेंगे। किस गवर्नर के कार्यकाल में सम्राट शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किए गए थे? यानी उस समय थे जो गवर्नर कौन थे? उसमें गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव के समय। नेक्स्ट पढ़ेंगे। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? इलाहाबाद की संधि के बाद उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो मोहब्बत राजा खां को नियुक्त किया गया था। किन्हें किया गया था? मोहब्बत राजा खां को। इलाहाबाद संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो मोहम्मद राजा खां को नियुक्त किया था। उस अंग्रेज को पहचानिए जिसने ब्लैक होल उपकरण के बारे में सारी जानकारी दी, हालांकि एक तरफा तरीके से। यानी जो जानकारी दी थी ब्लैक होल का, कौन दिए थे? हॉलबेल ने दिया था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, हॉलबेल ने जानकारी दिया था ब्लैक होल प्रकरण का। वर्ष 1765 इसने दीवानी प्रदान करने के बाद अंग्रेजी पहली बार निम्नलिखित में किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? इन सबसे पहले जो जनजाति के संपर्क में आए थे वो आए थे किसके? खासी जनजाति के संपर्क में सबसे पहले आए थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाक्रमों का सही क्रम चुने। यानी इस घटनाक्रम दिया हुआ है उसका सही क्रम चुनना है। अगर तृतीय मराठा युद्ध देखते हैं। तृतीय पानीपत का लड़ाई। पानीपत की लड़ाई कब होता है? 1761 ईस्वी में। और मैसूर देखते हैं तो तीसरा मैसूर युद्ध, ये तो 1790-92 में। अब 12वां तीसरा बर्मी युद्ध कब हुआ था? तो 1885 में। इन सबसे लास्ट में होना चाहिए 4 होना चाहिए, सबसे लास्ट में 4 होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? 2 पानीपत का तीसरा लड़ाई। इसके बाद कौन सा हो जाएगा? तीसरा मैसूर 90 में। तीसरा 2 3 1 4 2 3 1 4 है, 2 3 तो है ही नहीं। इसका राइट ऑप्शन लगा लीजिएगा। पहला हो जाएगा 2 3 1 4। किसका? 55 का 1 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 56। निम्नलिखित में से किस कर निर्धारण प्रणाली के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार सीधे किसानों से राजस्व एकत्रित करते थे? यानी किससे था? जिसे किसान से अंग्रेज थे सीधे इंसान से कर करता था, एकत्रित करता था। वो कौन सा प्रथा था? रैयतवाड़ी था। रैयतवाड़ी का प्रणाली था। कौन सा था? रैयतवाड़ी को स्थापित कब किया गया था? तो 1920 में संपूर्ण मद्रास में लागू किया गया था। 1820 में पूरा संपूर्ण मद्रास में लागू किया गया था। लेकिन स्टार्ट ये कहाँ से किया गया था? 1792 से 12 महल से शुरू किया गया था। ये शुरू किया किया था? रीड एंड मोनरो के द्वारा किया गया था। ये संपूर्ण भारत का क्षेत्र पर लगभग 51% क्षेत्र पर लगा था। कितना? 51 पे। फिर से देख लीजिए। कौन निम्नलिखित में से किस कर पर निर्धारण प्रणाली के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने सीधे किसानों से राजस्व एकत्र करती थी? वो कौन सी व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले 1792 ईस्वी में 12 महल से शुरू किया गया था। लेकिन संपूर्ण मद्रास में शुरू किया गया था 1820 में किया गया था। ये शुरू किसने किया था? रीड एंड मोनरो किया था। ये भारत का कितना क्षेत्रफल पर था? तो 51% पर था। अगर जमींदारी की बात कर लेते हैं, जमींदारी था लगभग 19% क्षेत्रफल पर था। इसको शुरू किसने किया था? कॉर्नवालिस ने। इस व्यवस्था को सूर्यास्त का नियम भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 57। इधर संधि दिया हुआ है, इधर डेट दिया हुआ है, उसको मिलान करना है।
जो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 हुआ था, सही है। हैदर अली की मृत्यु भी हुआ था 1782 में, ये भी सही है। मंगलोर की 84, टीपू की मृत्यु, सही। इन सब का सही है, एक का एक, दो का भी, तीन का सही है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कोर्ट ऑफ विलियम में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? कोलकाता में किया गया था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा की स्थापना कब की गई थी? 1699 ईस्वी में की गई थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 10वें पद थे और अंतिम वो थे। इनका उत्तराधिकार बना था। इनके बाद तो गुरु कोई नहीं आए थे, लेकिन उत्तराधिकार बना था, बंदा बहादुर बने थे। नेक्स्ट देखेंगे, 1577 ईस्वी में अमृतसर में 1777 में अमृतसर में श्री दरबार साहिब यानी स्वर्ण मंदिर का नींव किस चौथे सिख गुरु ने रखे थे? चौथे सिख गुरु कौन थे? गुरु रामदास जी थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु रामदास जी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा के नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विरोध किया था। तो इसके बाद उत्तराधिकारी कौन बनते थे? बंदा बहादुर। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बंदा बहादुर। निम्नलिखित में से कौन सा सिख गुरु मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे? यानी बाबर के समकालीन कौन सा सिख गुरु थे? वो सिख गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। यही ने स्थापना किए थे किनका? सिख धर्म का। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, सिखों और अंग्रेजों के बीच कितने युद्ध लड़े गए थे? तो सिख और अंग्रेज के बीच 2 युद्ध लड़े गए थे। पहला सिख युद्ध लड़ा गया था, आंग्ल सिख युद्ध, वो 1845 से 46 में लड़ा गया था। दूसरा कब लड़ा गया था? 48 से 49। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया था? 1845 से 46 में, और दूसरा कब लड़ा था? 1848 से 49 में। नेक्स्ट देखें, शेरे पंजाब या पंजाब का शेर, पंजाब का शेर के नाम से लोकप्रिय रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। यानी रंजीत सिंह का मृत्यु हुआ था 1839 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1839। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रंजीत सिंह का मृत्यु कब हुआ था? 1839 में। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुई थी? जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है, जो किस संधि के समाप्त हुआ था? तो हुआ था लाहौर की संधि के द्वारा। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, दूसरे आंग्ल सिख युद्ध सिख संप्रदाय ब्रिटिश इंडियन कंपनी के बीच हुआ था 48 से 49 के बीच। राइट ऑप्शन ही हो जाएगा। कब हुआ था? 1848 से 1849 के बीच हुआ था। पहला कब हुआ था? 45 से 46, दूसरा 48 से 49। नेक्स्ट देखेंगे, कोहिनूर हीरा किस युद्ध के बाद ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? यानी किस युद्ध के बाद ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? तो सौंप दिया गया था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद सौंप दिया गया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बेसिन की संधि किस वर्ष हुई थी? यानी बेसिन की संधि कब हुई थी? तो 1802 ईस्वी में हुई थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 1802 में हुआ था। बेसिन की संधि कब हुआ था? तो 1802 में। शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में हुई थी। 1665 ईस्वी पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी हुई थी। बेसिन की संधि 1802 में हुई थी। रेल विकास निगम लिमिटेड ने भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कहाँ बनाएगा? जो लिफ्ट ब्रिज है वो कहाँ बनाएगा? तो रावसपुरम में बनाएगा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। डी ना, रावसपुरम में बनाया जाएगा वर्टिकल ब्रिज। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 70 का। नेक्स्ट देखेंगे, देश का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सोनीपत में किया जाएगा। देश का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सोनीपत में किया जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में कहाँ पर देश की सबसे ऊंची मूर्ति 72 फीट की ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का आवरण किया गया है? तो हनुमान जी का प्रतिमा का आवरण किया गया, वो कहाँ किया गया है? तो किया गया बेंगलुरु में किया गया। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर देखते हैं एकता की प्रतिमा कहाँ बनाया गया है, तो गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को एकता की प्रतिमा बोला जाता है। अगर समानता की प्रतिमा बोलेंगे तो रामानुज का प्रतिमा है, रामानुज जी का प्रतिमा है कहाँ? हैदराबाद में। अगर ज्ञान की प्रतिमा बोलेंगे तो अम्बेडकर जी की प्रतिमा है महाराष्ट्र में। अगर समृद्धि का प्रतिमा बोलेंगे तो कैंपगौड़ा की प्रतिमा है, कैंपगौड़ा की प्रतिमा बनाया गया कहाँ? कर्नाटक। एक और प्रश्न देखिए, एकता की प्रतिमा कहाँ? गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का। समानता की प्रतिमा कहाँ? तो हैदराबाद में किनका? रामानुज का। ज्ञान का प्रतिमा अम्बेडकर जी का महाराष्ट्र में। और समृद्धि का प्रतिमा कैंपगौड़ा का
घोड़े का वो प्रतिमा है कहाँ, कर्नाटक में। शांति की प्रतिमा बोलते हैं तो 2 हमारा राजस्थान में है और लद्दाख जहाँ बुद्ध की, और राजस्थान में किसी विश्वेश्वरैया की। अविश्वास की प्रतिमा बोलते हैं तो राजस्थान में शिव जी की। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 अभी नहीं हुआ, 73 देखते हैं। चराई देव मोईदम, चराई देव मोईदम जो अहोम वंश के शाही समाधि स्थल है, यूनेस्को ने इसे विरासत का प्रमाण पत्र दिया है। यह कहाँ स्थित है? जो चराई देव अहोम वंश के शाही समाधि स्थल ये कहाँ है? तो अहोम वंश कहाँ था? कहाँ था? असम में था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अहोम वंश हाँ असम में, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चर्चा में रहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किन्हें नियुक्त किया गया? चलिए किन्हें नहीं होता? मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी योगेश, प्रवीण कुमार। मनु भाकर शूटिंग के लिए, हरमनप्रीत हॉकी के लिए, डी योगेश शतरंज के लिए, प्रवीण एथलीस्ट हैं। राइट ऑप्शन ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो संघ लोक सेवा आयोग का किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर अजय कुमार को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर अजय कुमार को नियुक्त किया गया। तो थैंक यू, आप लोग बने रहिए। कि कौन सा था? सेट नंबर 7 था, सेट नंबर 8 जल्दी आएगा। थैंक यू।